किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके विभिन्न एग्जामों में से, जैसे कि रेलवे, एसएससी, तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वही लिखा है जो सही था। और यहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत होगा हम आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर प्रकाश को ले लें और उसको कांच, जल और निर्वात इस तरह गुजारें, तो सबसे ज़्यादा कम गति जिसमें होगी वो होगी कांच में। कांच में इसकी गति कम होगी, जल में उससे ज़्यादा होगी, और उसके बाद हवा में थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये होता है प्रकाश की गति। ये आपको फिजिक्स में लाइट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब कि किस विटामिन का उपनाम या फिर रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। कई बार आपसे पूछा गया है विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे फलों में। खट्टे फल मतलब कि आंवला, संतरा, तो इस तरह के फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा। अगला है कि विद्युत मोटर एसी के आविष्कारकर्ता कौन थे। मतलब कि विद्युत मोटर आपने देखा होगा 2 तरह के होते हैं, एक डीसी होता है, एक एसी होता है, यानी कि जो डायरेक्ट विद्युत से चलता है, और एक होता है कि बैटरी वाला चलता है। तो यहाँ पे जो एसी मोटर है इसके आविष्कारकर्ता थे निकोला टेस्ला। अगला है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो स्वर्ण को शुद्धता को हम मापते हैं कैरेट में, यानी कि अगर शुद्ध सोना है तो 24 कैरेट का होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई 18 कैरेट का सोना है तो वो कितना % शुद्ध है, तो वो है 75%। इस तरह कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। गति के 3 नियम होते हैं और तीनों न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पे तीनों नियम के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहला नियम है जड़त्व का नियम। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में ये होता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में होगी उसी अवस्था में बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे ना रोका जाए। जैसे कि कोई गेंद अगर अपने स्पीड से अगर चल रहा है तो ये चलता रहेगा, और ये अगर रुकता है तो ये घर्षण के कारण रुकता है। कोई ट्रेन है तो वो चलती रहती है, अगर कोई घर्षण ना लगे तो एक बार चल गई तो वो चलती रहेगी। इस तरह कई उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि जब हम पेड़ों को हिलाते हैं तो फल क्यों गिरने लगते हैं, तो भी जड़त्व के कारण गिरते हैं। या कोई घुड़सवार घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़ा अचानक आगे की तरफ चलने लगता है तो घुड़सवार पीछे को गिर जाता है, क्यों, तो ये भी होता है जड़त्व के कारण। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के समान है। दूसरा न्यूटन का जो नियम है वो होता है F बराबर है ma। तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए आप एक उदाहरण कमेंट करके बताइएगा क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। मतलब कि अगर आपके कपड़े पे स्याही के धब्बे लग गए हैं तो उसको मिटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो ये हम यूज कर सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि एसिड। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है अम्ल जिसको हम एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है क्षार जिसको हम बेस बोलते हैं। होता क्या है कि ये पीएच स्केल से डिफाइन होता है। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, बीच में होता है 7। ठीक, यहाँ पे जो 0 से 7 के बीच होगा वो एसिड होगा, और 7 और 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। जो एग्जैक्ट 7 पे होगा ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन, ना तो वो अम्ल होगा ना तो वो क्षार होगा। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। ये होता है 3.6 × 10⁵ जूल के। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है। तो अगर तापक्रम में वृद्धि होगी तो जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है ये भी घटता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है। तो भारत में जो एसी सप्लाई होती है इसकी मानक आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। देखिए जो आवृत्ति होती है उसको हम हर्ट्ज में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या करता है, किसको बदलता है। तो ये बदलता है वोल्टेज को। जैसे कि अगर कोई हाई वोल्टेज है तो उसको थोड़ा लो वोल्टेज कर देगा, या फिर लो है तो थोड़ा सा उसको हाई कर सकता है। ये काम होता है एक ट्रांसफार्मर का।
अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मेट्रिक यूनिट क्या है, मतलब कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करनी हो तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, ये होता है आस्ट्रेड। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा को हम काउंट करते हैं किलोवाट घंटा में। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ होता है आइसोप्रीन का बहुलक। देखिए जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि आप इससे बने हुए वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन इसको कई तरह के रसायन मिला करके इसे और मजबूत किया जाता है बाद में। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है अर्धसूत्री मतलब कि आधा। अगला है कि अक्रिय गैस हीलियम के आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अगर आप देखेंगे तो हीलियम आता है दूसरे नंबर पे, ठीक, और यहाँ होता है 4। तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो इस तरह हम लिख सकते हैं जैसे कि 11 सोडियम 23 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और इसको कहते हैं परमाणु भार, ठीक, एटॉमिक वेट। अब होता क्या है कि इसमें जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं जो परमाणु क्रमांक है ये प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब कि हीलियम में प्रोटॉन कितना है 2, और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है प्लस या फिर माइनस का तो उस पे उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी कि हीलियम में कितने प्रोटॉन है 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया था हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये होगा 2। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछ ले कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, 4 - 2 बराबर है 2, यानी कि हीलियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों 2 2 2 ही होते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज सोडियम में देखना पड़े तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या होगी 23 - 11 बराबर है 12। तो इस तरह की कहानी होती है। और कई बार आपसे ये भी पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। चलिए आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, ये होती है 10⁻⁻10 मीटर। देखिए 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। दो चीजें, दो मात्रक हैं जो कि आपको कई बार देखने को मिलते हैं, एक होता है माइक्रोन और एक होता है एंगस्ट्रॉम। तो माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन बड़ा है, एंगस्ट्रॉम या फिर माइक्रोन? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी की आयु का अगर ज्ञात करना हो तो किससे ज्ञात करेंगे, तो ये हम करेंगे यूरेनियम कॉर्ड निर्धारण पद्धति से। देखिए अगर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, चाहे कोई भी कितना भी पुराना सामान हो, उसका उम्र पता करना हो तो हम उसको दो तरह से निकाल सकते हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा है कार्बन। यूरेनियम और कार्बन, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होता है। यूरेनियम का वहाँ यूज होता है जहाँ हजारों करोड़ों सालों की बात हो, वहाँ हम यूरेनियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी की आयु का पता करना था इसलिए हमने यूरेनियम लगाया। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 400, 500 या फिर 1000 साल तक के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं। अगला है कि पत्थरों एवं खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है, ये होता है सिलिकॉन। अगला है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है, ये होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाएगा तो इसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर कोई चालक है, इसके तापक्रम को बढ़ाया जा रहा है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हम जितना विद्युत लगाते हैं उसको इस सिरे पर जाते जाते ये इसका विरोध होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अगला है कि रेडियो तरंगों की चाल कितना होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर है SN और Pb का मिश्र धातु।
एक बार आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पे इसके लिए 91वां पार्ट है ये, इसके 90 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर उन सबको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है। तो जो हवा का बुलबुला होता है ये अवतल लेंस के जैसे काम करता है। दो तरह के लेंस होते हैं मुख्यतः, वैसे तो कई तरह के हैं लेकिन मुख्यतः दो तरह के। एक होता है उत्तल जिसको हम इस तरह बनाते हैं, एक होता है अवतल जिसको हम इसके उल्टा इस तरह बनाते हैं। ठीक, उत्तल में क्या होगा कि समांतर आती हुई किरणें उसके फोकस पे मिल जाती हैं। इसका उलट अवतल में समांतर आती हुई किरणों को इस तरह डाइवर्ज कर दिया जाता है, जो कि इनको मिलाने पे यहाँ पे आभासी रूप में मिलती हैं। अगला है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अगला है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मतलब कि अगर आपको डिप्थीरिया होगा या फिर किसी को डिप्थीरिया होता है तो उसके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, तो श्वास नली। इसी तरह कई बार पूछा गया है कि अगर चेचक होता है या फिर टीबी होता है तो क्या होता है। तो टीबी में आपका फेफड़ा इफेक्टेड होता है। अगर मलेरिया होता है तो क्या होता है। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि मार्स गैस क्या कहलाता है। तो मार्स गैस होता है मीथेन जिसको हम CH4 भी बोलते हैं। अगला है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है। तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। देखिए होता क्या है कि जब ज़्यादा दिनों के बाद बारिश होती है तो वातावरण में जो भी दूषित गैसें हैं वो फैली होती हैं और ये पहले बारिश के साथ उनकी बूंदों के साथ धरती पर आती हैं और उन्हें हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसका प्रमुख घटक है SO2। अगला है कि विद्युत सेल स्रोत है किसका। तो विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अगला है कि एकल स्ट्रैंड वाले DNA कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। जो एकल वाले DNA है, DNA का खोज किसने किया था। तो DNA आपने देखा होगा ये डबल हेलिक्स होता है। इसकी ये जो डबल हेलिक्स है इसकी खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। और किसने सबसे पहले डायनामाइट बनाया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कब से। 1901 से। ठीक, हर साल ये दिया जाता है। लगभग एक दो बार नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगभग हर साल मिलता है। इसके लिए घोषणा हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, लेकिन दिया जाता है दिसंबर में। कई भारतीयों को भी मिल चुका है। सबसे पहले जिन भारतीयों को मिला था 1913 में, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक रचना थी गीतांजलि, इसी के लिए अवार्ड मिला था, गीतांजलि के लिए। इसके बाद कई लोगों को मिला, जैसे कि 1930 में CV रमन को मिला रमन इफेक्ट के लिए। फिजिक्स में कोई इंडियन को अगर मिला था तो ये भी पहले व्यक्ति थे, इनको 1930 में मिला। उसके बाद कई लोगों को मिला और अभी लेटेस्ट में अभिजीत बनर्जी को मिला है। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में ये मिला है, इकोनॉमिक्स में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये इंडियन नहीं है, ये केवल भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। इससे पहले 1998 में एक भारतीय को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो इस तरह कई क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से पूछे जाते हैं, सबको आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते हैं, लुसेंट या फिर स्पीडी जीके वाली, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पहले ही याद हो चुके होंगे। अगला है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में, क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन को पहुंचा करके। वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम वेल्डिंग करते हैं, जो गैस वेल्डिंग होती है उसकी बात की गई है, तो गैस वेल्डिंग में होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग। ऑक्सीजन का इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। अगला है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एथिल एसीटेट का।
आगे बढ़े तो अगला है कि विद्युत चुंबक बना होता है, तो विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहे का। देखिए मृदु लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में इसके क्रूड बनते हैं। ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है इसी नर्म लोहे का बनाया होता है, और नर्म लोहे का बनाने का फायदा ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये एक चुंबकत्व की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद इसमें मैग्नेट वाला क्षमता खत्म हो जाती है। अगला है कि ध्वनि तरंग किससे प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये होता है परावर्तन। तीन चीजें हैं जो कि बार बार पूछा गया है। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे तीनों चीज आपको समझना होगा, तीनों इसके गुण है। तो ये प्रकाश में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये तीनों चीज प्रकाश में पढ़ाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे ध्वनि की बात की गई थी तो हम प्रकाश का बता दे रहे हैं। प्रकाश में ये तीनों गुण आते हैं, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं, उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं, तो ये सिक्का अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर महसूस होता है। या फिर कोई तालाब की जो पेंदी है, पानी भरा है, तो ये पेंदी थोड़ी सी उठी हुई महसूस होती है, तो ये होता है अपवर्तन का। कई बार इसका उदाहरण पूछा गया है। परावर्तन में क्या होता है कि टकरा करके वापस आ जाना, परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा का चमकना, तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या फिर ये भी पूछा जाता है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा क्या होती है कि जब गर्मी में चिलचिलाती धूप होती है तो थोड़ी दूर पे हमें इस तरह का दिखता है जैसे कि पानी की परछाई हो, लेकिन वहां जाने पे कुछ नहीं होता है, तो ये होता है मृग तृष्णा। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि सबसे हल्का गैस कौन है? तो ये होता है हीलियम, और इसीलिए इसे वायुयान मतलब कि एरोप्लेन के टायरों में भी यूज किया जाता है। अगर कोई गुब्बारा है और हम चाहते हैं कि ये गुब्बारा ऊपर उड़े, तो इसके लिए हमें उसमें हल्की से हल्की गैस भरनी पड़ती है। तो या तो हम हीलियम भर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम वायुयान के टायरों में इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए वायुयान के टायरों में हम हीलियम ही भरते हैं। अगला है कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो अगर व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है तो 3 फीट के दर्पण में वो पूरा अपना प्रतिबिंब देख पाएगा, मतलब कि लगभग आधा। अगला है कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई या फिर झुकी हुई मालूम क्यों पड़ती है? ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे 2 उदाहरण हमने बताया। एक उदाहरण ये भी होता है कि अगर पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम कोई राड डालेंगे, यहाँ से अगर हम कोई राड डालते हैं तो इस राड को ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये हमें इस तरह आभास होता है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। क्वेश्चन है कि किसी संचायक सेल में क्या संचित होता है? मतलब कि जो आप बैटरी देखते हैं जिनको हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि दीवार घड़ी में, इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है रासायनिक ऊर्जा। कई बार ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा पदार्थ है जो इस ऊर्जा को उस ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त की गई बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती हैं? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे खास करके 2 ही क्रम चलते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समानांतर। तो देखिए, अगर हमारे घर में ये सॉकेट है, मतलब कि बोर्ड है, तो अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए, अगर पहले समांतर क्रम की बात करें, यहाँ पे एक फैन लगा है, यहाँ पे एक टीवी लगी है, तो यहाँ से 2 तार निकालेंगे और इसको हम फैन में लगा देंगे। यहाँ से 2 तार हम निकालेंगे,
और इसको हम टीवी में लगा देंगे। अक्सर आप देखेंगे कि घर में यही प्रक्रिया होती है, तो इसे हम कहते हैं समानांतर क्रम। लेकिन अगर केवल एक एक तार लगा दें दोनों में से और इसमें से निकाल करके एक इसमें लगा दें तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम। अगर इसमें से एक इसमें लगा दें तो इसे हम श्रेणी क्रम कहेंगे। तो जो सड़कों को प्रकाशित करने के लिए लगाए जाते हैं ये भी समानांतर में होता है। कई बार पूछा गया है कि घरों में हम वायरिंग कैसे करते हैं, तो घरों में भी हम समांतर क्रम में ही करते हैं। अगला है कि लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है। तो जो लेजर द्वारा त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है वो होता है होलोग्राम। आगे बढ़े, अगला है कि कार्बन, पीतल, एरोजेल और तावा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है, तो ये होता है एरोजेल। अगला क्वेश्चन है कि जल पर विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होगा। मतलब कि अगर जल को आप तोड़ेंगे तो एक होगा H और एक होगा OH, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें जो विद्युत विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे टिकेगा, तो ये टिकेगा एनोड पे। अगला क्वेश्चन है कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है। तन्य मतलब कि ये जिसको कि तार के रूप में, पतले तार के रूप में बनाया जा सके, तो अधिकतम बनाया जा सकता है सोना को। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट, बालू एवं जल के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मोर्टार, यानी कि इसको हिंदी में मसाला बोलते हैं, जिससे हम घर की चिनाई करते हैं। अगला है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ये होता है सोनार। सोनार का यूज हम करते हैं समुद्र में किसी भी वस्तु का स्थिति का पता लगाने के लिए। जैसे कि कुछ समुद्र के तली में है तब भी हम सोनार का यूज करके आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है, यह है भिंडी की। भिंडी की एक प्रजाति है जिसका नाम है वर्षा उपहार। अगला है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है किसकी, तो इसमें होती है मार्टमारिलो नाइट्राइट की। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। अगला है कि मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो मैनोमीटर से हम नापते हैं गैस का दाब। और कैलोरी किसकी इकाई है, तो कैलोरी इकाई है उष्मा की। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।